हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रहे हैं जो कि सीटेट के लिए है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2023 के लिए अभी आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है कुछ ही समय में। ठीक, तो आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम आपको करा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको पेपर के माध्यम से करा रहे हैं, क्योंकि इस सीटेट की खास बात है कि वो 90 से 95% क्वेश्चंस को रिपीट करता है। और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको लैंग्वेज चेंज होकर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत डिफरेंस करके आपको यही क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अगले सीटेट में, नेक्स्ट सीटेट में। क्लियर है? तो बाकी आप लोग समझदार हैं, डेली की डेली क्लासेस चल रही हैं, आप लोग इनका फायदा उठाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो किसके हैं? सीडीपी के क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो कि सीटेट के अंदर प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों के अंदर ही 30 नंबर का देखने को मिलता है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से कर जाते हैं तो आप यहाँ पर 28, 29 या 30 का स्कोर तो कम से कम कर जाओगे। क्लियर है? तो मैं आपका समय बर्बाद ना करूंगा भैया, इस वजह से स्टार्ट कर देता हूं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, यानी कि सही नहीं है? पहला क्या बोला है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। चिल्ड्रेन डेवलप्स एट अ डिफरेंट रेट्स। अगर बच्चों की बात करें तो जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो डिफरेंट रेट पे क्या करते हैं? डिफरेंट रेट पर डिफरेंट रेट पर विकसित होते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों का जो विकास होता है वो एक तरीके से कॉन्टिन्यूसली होता है, सतत रूप से होता है। बच्चों का विकास कैसे होता है? सतत रूप से होता है। चलिए, ऑप्शन अच्छा लग रहा है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। अपेक्षाकृत ये जो लगाया है ये गलत है। देखिए, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। तो बच्चों का जो विकास होता है वो क्रमिक होता है। क्या बच्चों का विकास क्रमिक होता है? किसी का विकास ग्रेजुअली होता है, यानी कि धीरे धीरे होता है। बच्चों का विकास कैसा होता है? धीरे धीरे भी होता है, ग्रेजुअली भी होता है। तो ऐसा बोलना तो सही नहीं है। क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा। ये भी बात है, बच्चों का विकास क्रमिक भी होता है और बच्चे क्या है, बच्चों का विभिन्न दरों पर विकास होता है। तीसरा है, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। ये बात गलत है। क्यों गलत है ये समझिए। वुडवर्थ साहब की बात करें, वुडवर्थ वुडवर्थ साहब की बात करें, जो क्या है, बिहेवियरिस्टिक है। और इन्होंने बोला था कि बच्चों का जो विकास होता है वो हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट का मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि विकास जो होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण के संयोग से होता है। ये एक दूसरे के कोरिलेटेड हैं। ये बोलना है कि एकमात्र कारण क्या है? आनुवंशिकता। जी सरकार, आनुवंशिकता नहीं है, वातावरण भी इसका एक कारण होता है, समाज भी एक कारण होता है, सोसाइटी भी एक कारण होती है, सोशल फॉर्म्स जो होते हैं वो भी इसका एक कारण होते हैं। तो ये तो गलती हो जाएगा आपका। विकास निरंतर रूप से चलता रहता है। मैंने पहले ही बताया था विकास कैसा होता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। विकास कैसी प्रोसेस है? ऑर्डरली प्रोसेस है, ग्रेजुअली प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है। ठीक, तो जो विकास होता है वो क्या है, निरंतर रूप से चलता रहता है। बात तो ये भी सही है। आपसे पूछा था कौन सा गलत है, गलत है तो ये गलत है, गलत है इसी वजह से सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई आ गया है, ये लगाइए क्या होगा। Human capabilities such as intelligence, problem solving, and critical thinking come directly under purview ऑफ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। मानवीय क्षमताएं, मानवीय क्षमताओं की बात करें, कौन कौन सी? बुद्धि क्षमता होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान की क्षमता होगी, और क्या होगी? समालोचनात्मक चिंतन। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। का सापेक्ष रूप से विकास के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसका किसके क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? देखिए, बात करें इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस की बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की,
प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें क्रिटिकल थिंकिंग की, ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे हम बात करें इंटेलिजेंस की, बुद्धि की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान की बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन की बात करें, क्या ये सारी की सारी प्रोसेस शारीरिक रूप से हो सकती हैं? हाँ, हम ये बोल सकते हैं ये कोरिलेटेड है, शारीरिक यानी कि फिजिकल जो आपकी प्रॉपर्टी है उससे कोरिलेटेड है, लेकिन क्या इनका विकास इस विकास के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? क्या इंटेलिजेंस के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा? ना जी ना, ऐसा तो नहीं है। संवेगात्मक यानी कि इमोशंस के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा? एक बात बताइए, एक लड़का है और वो कर रहा है रनिंग, ठीक, दौड़ रहा है, भाग रहा है, यानी कि एथलीट है एक तरीके से, वो क्लियर है। जब वो एथलीट है और हम उसको दे दें मैथ्स की कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दें ट्रिग्नोमेट्री का, क्या वो सॉल्व कर पाएगा? क्या इंटेलिजेंस उसकी काम कर पाएगी? भाई उसकी जो चॉइस है वो क्या है, वो एक एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या वो मैथमेटिक्स की हर प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां आपको चिंतन की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? चिंतन की आवश्यकता होगी। यहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, यहां पर आपकी इंटेलिजेंस भी काम करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें क्या एक शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति कर पाएगा? हर व्यक्ति नहीं कर सकता। संवेगात्मक क्या इमोशंस के थ्रू इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है? ना जी ना। संज्ञान के थ्रू, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद रखिएगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, तो संज्ञान इसका सही होगा। संज्ञान से ही किसी चीज के बारे में जानेंगे तो बुद्धि का प्रयोग, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का प्रयोग होगा और इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। नैतिकता की बात करें तो ये भी गलत होगा, तो आपका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जो ऑप्शन होगा वो संज्ञानात्मक हो जाएगा। नैतिकता की बात करें तो इसकी बात कही थी कोलबर्ग ने, कोलबर्ग, क्लियर है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से लेके अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। देखिए, क्या बच्चे केवल और केवल, केवल बोला है यहां पर, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं? एक बात बताइए, जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो कौशल है, मूल्य है और रीतियां हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ स्कूल से ही ग्रहण करते हैं? जी, अगर ऐसा होता तो जो परिवार है, परिवार का तेल लगाने जाएगा? भाई परिवार कहाँ जाएगा? बच्चे की सबसे पहली शिक्षक कौन होती है? उसकी माँ होती है। तो माँ तो, जो माँ है उसके थ्रू भी उसके अंदर का कौशल, मूल्य और रीतियां सीखता है, और सबसे ज्यादा रीतियां तो घर वाले ही सिखाते हैं कि नहीं? तो आप ऐसा कह रहे हो कि केवल और केवल स्कूली शिक्षा से ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं, तो ये तो अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि बच्चा तो समाज से भी सीखता है, समाज से भी जो उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, कल्चरल जो वैल्यूज होती हैं उसकी, वो कहाँ से सीखता है? समाज के थ्रू सीखता है, क्लियर। तो समाज का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के विकास में। और ये बोल रहे हैं भाई साहब कि केवल और केवल किससे? स्कूली शिक्षा से। स्कूल ये जो शिक्षा है ये सेकेंडरी एजेंसी है। कैसी एजेंसी है? सेकेंडरी एजेंसी है। क्वेश्चन वास्तविक रूप से ये था कि जो स्कूली शिक्षा है वो कैसी एजेंसी है? सेकेंडरी, गौड़ या द्वितीयक प्रथा बोल सकते हैं, एक तरीके से परंपरा बोल सकते हैं। और जो प्राथमिक संस्था होती है, प्राथमिक संस्था के अंतर्गत कौन आता है? परिवार आता है, आस पड़ोस आता है, आस पड़ोस। तो बच्चे कहाँ से सीखते हैं? परिवार से भी सीखते हैं, आस पड़ोस से भी सीखते हैं, मीडिया से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, वातावरण से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं। तो सीखने के कई सारे एस्पेक्ट हो गए बच्चों के, और ये बोल रहे हैं भाई साहब कि केवल और केवल स्कूली शिक्षा द्वारा ही ये संभव है, तो ये तो बात गलत है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। देखिए, ये बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, ये गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, ये गलत हो गया। ए सही है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन तो
फोर्थ वाला सही हो गया आपका। क्लियर। अब एक बात बताइए, इसको पढ़ने की जरूरत थी नहीं थी, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। बच्चों का समाजीकरण एक सरल रेखीय प्रक्रिया है। इसने बोला सोशलाइजेशन ऑफ अ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। जो बच्चों का जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन जो है वो कैसी प्रोसेस है? लीनियर प्रोसेस है। सरकार लीनियर प्रोसेस नहीं होती, बच्चों का जो समाजीकरण है वो लीनियर प्रोसेस नहीं होती। ये कैसी होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक, तो मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी, बहुभिमीय बोल सकते हैं, बहुदिशीय बोल सकते हैं। बच्चों का जो समाजीकरण होता है वो परिवार से भी होता है, आसपास के वातावरण से भी होता है, मीडिया से भी होता है, और जो भी कुछ चीजें वो देखता है उससे होता है। तो ये भी आपका क्या है? गलत है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों गलत हैं। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए। एज पर जीन पियाजे इंडिविजुअल कंटिन्यूअली कीपिंग सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अचीव द स्टेट ऑफ। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? तो एक बात बताइए, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। संतुलन, असंतुलन, आत्मसातीकरण और समंजन, इनका मतलब क्या होता है? अगर इनको समझ गए आप तो आप अपना आंसर दे देंगे। जीन पियाजे की बात करें, किसकी बात करें? जीन पियाजे साहब की बात करें। चलिए भाई, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। जीन पियाजे साहब की बात करें, जीन पियाजे, अगर इनकी बात करें तो इनकी एक बुक है। इनकी जो बुक है वो है द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। क्या है? ये बुक आपसे पूछी जाती है, लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई थी, जीन पियाजे साहब के द्वारा। और इसको जब लिखा था ये 1923 में लिखी थी। ये मैंने आपको क्यों बताया? ये बताया जब आप टेट वगैरह के एग्जाम को देते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं, इन्होंने 4 पॉइंट्स पर और डिस्कशन किया। पहला था संतुलन, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको मैं थोड़ा सा रोक देता हूं अभी के लिए, इक्विलिब्रेशन। असंतुलन की तो बात है ही नहीं। अगर बच्चा समस्या समाधान की बात कर रहा है, समाधान की निरंतर खोज करने में लगा है, तो असंतुलन तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरा है आपका आत्मसातीकरण, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? आत्मसातीकरण क्या मतलब होता है? पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। क्या होता है? पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ज्ञान को जोड़ना। एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण का मतलब होता है पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो क्या समस्या समाधान की निरंतर खोज करने में ये काम आएगी? तो बिल्कुल काम आएगा। आत्मसातीकरण तो बिल्कुल काम आएगा ही आएगा। दूसरा है समंजन, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है जो आपका पूर्व ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके नए ज्ञान को प्राप्त करना। यानी कि अगर आपने जो पूर्व ज्ञान ले रखा है, जो भी आपका पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान, उसमें परिवर्तन करके, क्या करके? परिवर्तन करके आप नए ज्ञान की ओर जा रहे हैं, नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं समंजन। और जो इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन होता है, ये आत्मसातीकरण और समंजन इन दोनों के बीच की कड़ी है। क्या है? इन दोनों के बीच की कड़ी है। तो संतुलन के अंतर्गत, इक्विलिब्रेशन के अंतर्गत आपका आत्मसातीकरण और समंजन दोनों आ जाते हैं। इस वजह से जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो 100% आपका कम से कम 3-4 नंबर का आ जाएगा। क्वेश्चन है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। देखिए, दो प्रकार की रीजनिंग होती है। सबसे पहले समझिए, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। कैसी होती है? इंडक्टिव। और एक होती है डिडक्टिव। क्या होती है? डिडक्टिव रीजनिंग। दो प्रकार की रीजनिंग होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है डिडक्टिव। इंडक्टिव को बोलते हैं आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क, भाई समझ लीजिएगा। और इसको बोलते हैं निगमनात्मक तर्क। ठीक। तो दो प्रकार के तर्क होते हैं, एक होता है आगमनात्मक और एक होता है निगमनात्मक। आगमनात्मक की बात की जाती है तो ये होता है एग्जाम्पल टू रूल, और निगमनात्मक की बात की जाती है तो ये होता है रूल टू एग्जाम्पल। यानी कि जब भी हम बच्चे को सिखाएंगे, अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले उदाहरण दे रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, और फिर उसके बाद हम नियमों को पुनरुत्पादित कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये कहलाता है आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग कहती है। और निगमनात्मक तर्क का मतलब होता है नियम से सीधा एग्जाम्पल की ओर जाना, निगमनात्मक तर्क होता है। अब आप नियम की बात कर रहे हैं और नियम की बात करेंगे, यानी कि एक तरीके से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो आप किस अवस्था में जाएंगे? तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशेषता है? ये चार विशेषताएं दे रखी हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चार प्रकार की स्टेज है। इसके बारे में किसने बताया था? पियाजे साहब ने इनके बारे में बताया था। सॉरी। ठीक। तो एक मिनट भाई, रुक जाओ। चलिए भाई, तो इसके बारे में किसने बताया था? जीन पियाजे साहब ने बताया था। पहली है संवेदी गत्यात्मक चरण। इसको बोलते हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था। जब 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है बच्चे की, तो ये होती है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। दूसरी बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। कितने वर्ष की अवस्था? 2 से 7 वर्ष का जब बच्चा होता है उसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो बच्चा होता है 11 से लेकर 16 वर्ष या 17 वर्ष तक की उम्र का होता है, या 15 वर्ष तक की उम्र का भी मान लेते हैं कभी कभी, तो यह होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बच्चे के अंतर्गत निगमनात्मक जो तर्क है, हाइपोथेटिकल निगमनात्मक जो तर्क है, ठीक, तो ये जो तर्क पैदा होते हैं ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही पैदा होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसके अंदर बच्चे के अंदर संरक्षण की भावना पैदा हो जाती है, यानी कि कंजर्वेशन की भावना पैदा हो जाती है, कंजर्वेशन उत्पन्न हो जाता है। और कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि मान लीजिए ये एक गिलास है और ये भी एक गिलास है, इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है और इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है, ठीक, और एक गिलास ऐसे है, इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो मान लीजिए कि ये जो बड़ा वाला है उसमें पानी थोड़ा कम दिख रहा था, ये छोटा वाला है इसमें पानी ज्यादा दिखेगा। तो हमने क्या किया, एक छोटा बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी वो जिसमें ज्यादा दिखता है उसको पानी को लेगा, तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले बर्तन के पानी को देंगे और छोटे वाले गिलास के पानी को देंगे, तो वो इसको ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि इसमें ज्यादा है, जबकि बराबर बराबर पानी है दोनों में, ठीक, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों में सेम है। तो ये होती है संरक्षण की भावना, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। क्लियर? चलिए, ये जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चा, इसको बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। जो सेंसेस होते हैं उनका प्रयोग करके बच्चा यहाँ पर अपने कार्यों को करता है। चल भाई आगे नेक्स्ट। काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया इस पे भाई, इतना थोड़ी करना है। चलिए, जीन पियाजे, आज तो जीन पियाजे भर भर के आया है, कम से कम 4-5 नंबर का तो आ भी गया।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? चलिए मैं एक बार में लिख देता हूं। 0 से 2 वर्ष का अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का बच्चा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष का बच्चा, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है 11 से 16 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसको बोलते हैं अमूर्त, अमूर्त भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 अवस्थाएं होती है, किसने दी थी? जीन पियाजे साहब ने दी थी। इसमें बोल रहा है अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं के रूप में बढ़ता है, तो ये होती है संवेदी गत्यात्मक अवस्था के अंदर। जहां अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उससे ऐच्छिक क्रियाओं की ओर भी क्या है, बढ़ना आरंभ कर देते हैं। ये कौन सी अवस्था होती है? सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो कि जीन पियाजे की पहली अवस्था मानी जाती है इसकी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, काफी अच्छा सवाल है, और ये जो सवाल है ये भी बहुत अच्छा है। हिंज की दुविधा, हिंज की कहानी। चलिए मैं हिंज की थोड़ी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है, उसको मैं बता देता हूँ। एक बार क्या होता है कि हिंज भाई साहब है, और हिंज भाई साहब की माताजी बीमार हो जाती हैं। अब होता क्या है कि हिंज भाई साहब को पता है कि एक आयुर्वेद है, जो उनकी माताजी उनको बता देती है कि ये आयुर्वेद, एक आयुर्वेद है और ये दवाई बनाते हैं। ये उनके पास जाते हैं दवाई लेने के लिए। इनके पास जो भी पैसा वैसा होता है, इस सब कुछ इकट्ठा करके, इन टोटल जितनी पास इनकी पूंजी होती है वो पूरी की पूरी पूंजी को ये लेके चले जाते हैं। ये वैद्य के पास पहुंचते हैं और वैद्य से बोलते हैं कि मेरे को इस दवाई को दे दो, मैं अपनी माँ को दूंगा जिससे उनकी तबीयत सही हो जाएगी, वो सही हो जाएंगे। क्लियर? तो जो वैद्य बोलता है कि भाई मैं ऐसे कैसे दे दूं, तुम्हारे पास पैसे कम है, जो तुम पैसे लाए हो वो बहुत कम पैसे हैं, इतने पैसों में तो मैं नहीं दूंगा। तो हिंज बोलता है कि मेरे पास तो जो था, मैं इन टोटल जितना भी पैसा मेरे पास था, बैलेंस वगैरह था, मैं सब कुछ ले आया, अब मुझे भाई तुम इस दवाई को दे दो। तो वो बोलता है कि भाई मैंने ये मेरे पूरे खोजबीन की है, मैंने अनुसंधान किया है, इसके ऊपर रिसर्च की है, और ये जो मेरे पूरे जीवन की जो कमाई है वो ये दवाई ही है, और इस दवाई को मैं इतने कम रुपयों में नहीं दे सकता। वो वहां से वापस आ जाता है, उसको दवाई नहीं मिलती है। अब दिमाग लगाता है हिंज कि मां को बचाऊं या चोरी करूं। चोरी करके लाता हूं तो पकड़ा जाऊंगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा। अगर चोरी नहीं करता हूं तो मां की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो हिंज ऐसे में सिर्फ एक ही काम करता है, वो जेल को चुनता है, यानी कि चोरी कर लेता है, चोरी करके उस दवाई को ले आता है और अपनी माँ को उस दवाई को दे देता है, माँ उसकी ठीक हो जाती है, वो खुद जेल चला जाता है। ठीक, तो ये थी हिंज की कहानी। तो ये थी हिंज की कहानी। अब हिंज ने सही किया या गलत किया, इसके ऊपर यहाँ क्वेश्चन बनता है, और यही कहानी आपकी है। हिंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत, ये कोई मान लीजिए 8 वर्ष का बच्चा है गुरप्रीत, ये क्या कहता है? हिंज को पैसा चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत क्या है? कि उसकी माँ की तबीयत सही हो जाएगी, उसकी माँ सही हो जाएगी। नैतिक तर्क, नैतिक तर्क की किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? नैतिक विकास की बात करें तो ये बात जो की थी, ये किसने की थी? ये बात की थी कोलबर्ग ने। किसने की थी? कोलबर्ग ने। क्लियर है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत भी कोलबर्ग के द्वारा दिया है। तो ये किस स्टेज में आएगा? दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, कानून और व्यवस्था अभिमुखता। देखिए कानून व्यवस्था की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की कोई जरूरत नहीं है, तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। दंड आज्ञा पालन के बारे में अगर आप सोचने लग जाओगे कि मुझे दंड मिलेगा, तो फिर वो बचा ही नहीं पाता। आज्ञा पालन की बात करेगा, आज्ञा पालन की बात करेगा तो बचा नहीं पाएगा, दंड की सोचेगा तो भी नहीं बचा पाएगा। तो यहां होता है इंस्ट्रूमेंटेशनल यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया करो। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत क्या है? सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है?
देखिए लेव वाइगोस्की की बात करें तो इन्होंने जो बात की है वो समाज की बात की है, ये याद रखिएगा, समाज की बात की है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो भी समाज के ऊपर ही दिया है, ठीक, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है इन्होंने, ठीक। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक इनके सिद्धांत को नहीं माना गया है, साइको एनालिटिक नहीं माना गया है, व्यवहारवादी बिहेवियरिस्टिक नहीं है। बिहेवियरिस्टिक कौन थे? वुडवर्थ साहब थे। कौन थे? वुडवर्थ साहब कौन थे? बिहेवियरिस्टिक थे। सूचना प्रसंस्करण ये ऐसी कोई बात नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित है लेव वाइगोस्की, जो कि सही होंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए भाई अब फास्ट फास्ट लगाते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार दो इस पूरे पेपर में कोलबर्ग, लेव वाइगोस्की यही सब भरे पड़े हैं, जीन पियाजे वगैरह। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? देखिए लेव वाइगोस्की के अनुसार बात करें तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी गई है? देखिए बात करें नकारात्मक पुनर्वलन की, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं की गई है लेव वाइगोस्की। पुनर्वलन की बात तो लेव वाइगोस्की ने की ही नहीं है, नेगेटिव की तो बात ही नहीं की है। बाकी बात करें प्रतियोगिता की, कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन के बारे में इन्होंने कुछ ऐसा बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला है इन्होंने। इन्होंने जो भी बात कही थी समाज और संस्कृति के ऊपर बात कही है। बाकी इन्होंने आनुवंशिक अभिविन्यास के ऊपर भी कोई बात नहीं किया। इन्होंने जो बात की है वो की है लैंग्वेज के ऊपर। इनके कई सारे स्टेटमेंट हैं, कई सारे स्टेटमेंट है जो कि किसके ऊपर डिपेंड है? लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। जिन्होंने संज्ञानात्मक इनकी बात करें तो इन्होंने बात की है लैंग्वेज के ऊपर। इन्होंने बात की है जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी की बात की है। समीपस्थ विकास की जो बात की है वो किसके द्वारा की गई है? वो लेव वाइगोस्की के थ्रू ही की गई है। प्राइवेट स्पीच की बात करें तो प्राइवेट स्पीच की बात भी किसने की है? प्राइवेट स्पीच की जो बात की है वो भी किसने की है? लेव वाइगोस्की ने की है। एमकेओ की बात जो की है वो किसने बात की है? मोर नॉलेजेबल अदर, ये भी किसने बात की है? लेव वाइगोस्की ने की है। तो ये बात जो सारी की सारी की गई है किसके द्वारा बात की गई है? लेव वाइगोस्की के अनुसार ही की गई है। क्लियर है? एक बात आती है पाड़ या ढांचा, इसकी भी जो बात की है वो किसने की है? लेव वाइगोस्की ने की है। इसको बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग, स्कैफ होल्डिंग बोलते हैं भाई इसको, स्कैफ होल्डिंग। यानी कि बीच बीच में अगर किसी चीज को सिखाने में बच्चे को जो बीच बीच में सहायता दी जाती है उसको बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए इनमें से कौन सा बदलाव जरूरी है? बाल केंद्रित बनाने के लिए यानी कि शिक्षा को कैसा बनाना है? चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है। चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात है। एनईपी अगर 2020 की बात करें, एनईपी 2020 की बात करें तो इसमें भी जो अपनी शिक्षा है उसको कैसा? चाइल्ड सेंटर्ड बनाने की बात कही गई है। कभी भी आप टीचर ओरिएंटेड नहीं बनाते। आप क्या करोगे? जो आपकी शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब हो गया आपने जो याद किया, याद करने की प्रोसेस थी, रटने की जो प्रोसेस थी उसको खत्म करके आप कैसा करो? उसे रचनात्मक बनाने की कोशिश करो। या फिर इन्होंने एक बात की है एनईपी 2020 के अंतर्गत एबीएल की बात की है। इसे बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यानी कि बच्चों को क्या कराओ? एक्टिविटी करा करा के सिखाओ बच्चों को, ताकि बच्चे सीख पाए। या फिर लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाओ, ऐसी भी बात इसके अंतर्गत की गई है। अब देख लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा बनाने के लिए क्या बदलाव जरूरी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की बात की गई है, यानी फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट की बात की गई है। बिल्कुल गलत बात की गई है, गधे जैसी बात की गई है, रद्दी बात की गई है। क्यों बात की गई है? फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट को थोड़ा समझ लो। पहला वर्ड है भाई फॉर्मेटिव, आज 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा भाई, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पहला है और दूसरा है समेटिव असेसमेंट। इसको उठा देता हूं मैं। समेटिव असेसमेंट, दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। एक मूल्यांकन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग द स्टडी,
फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग द स्टडी, और जो समेटिव असेसमेंट होता है ये एंड ऑफ द स्टडी, या बोल सकते हैं ईयरली, बोल सकते हैं इसको ईयरली। यानी कि जो साल के अंत में परीक्षाएं होती हैं, जैसे बोर्ड के पेपर होते हैं क्लास 10th में, अब भी आप देखते हो बोर्ड के पेपर होते हैं, तो ये जो ईयरली होते हैं इनको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। जैसे यूपी बोर्ड वगैरह में होते हैं ना कि एक ही बार पेपर होगा सिर्फ ईयर के लास्ट में, तो इसको बोलते हैं ईयरली असेसमेंट, यानी कि समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। एक बार होता है जो कि गलत माना जाता है, कभी भी बच्चे की परीक्षा एक बार में नहीं ली जा सकती। दूसरा है ड्यूरिंग द स्टडी, यानी बच्चा जब पढ़ रहा है, क्लासेस ले रहा है, उनके अंदर भी आप सेल्फ असेसमेंट जो ले रहे हो, स्व मूल्यांकन जो बच्चे का कर रहे हो, उससे बेस्ट कुछ नहीं माना गया है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा माना गया है और समेटिव असेसमेंट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर बात की गई है रचनात्मक मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन की ओर, यानी कि आप क्रिएटिव थे, बच्चा क्रिएटिव है, आप उसको समेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कैसा है, आप उसे फॉर्मेटिव बनाने की बात करते तो भी चल जाता, क्लियर, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम। देखिए क्रिया आधारित अधिगम का मतलब हो गया, क्रिया का मतलब हो गया एक्टिविटी, आधारित का मतलब हो गया बेस्ड, और अधिगम का मतलब हो गया लर्निंग। बन गया ना ABL, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को करके सिखाओ, एक्टिविटी कर कर के सिखाओ। यानी कि कंठस्थ स्मरण से आप बच्चा जो रट रहा था उसको रटने को खत्म करो भाई, रटने की चीजों को खत्म करो और एक्टिविटी आधारित अधिगम उनको कराओ। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो आपका जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। एक बात बताओ, खोजी अधिगम का मतलब समझ रहे हो, बच्चा डिस्कवरी लर्निंग कर रहा है, इनोवेशंस के थ्रू सीख रहा है, एक्सप्लोरेशन के थ्रू सीख रहा है, आप उसे व्याख्यान विधि की ओर ले जा रहे हो, यानी कि लेक्चर मेथड की ओर ले जा रहे हो। पुराने जमाने में जो सदियां गुजर गई तब दिया करते थे इन लेक्चर मेथड को। दुनिया का सबसे पुराना मेथड माना जाता है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि सबसे रद्दी मेथड है। लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत, देखिए जब भी आपका जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल करिकुलम बहुत अच्छा माना जाता है, स्टैंडर्डाइज करिकुलम बेकार माना जाता है, मतलब रद्दी माना जाता है। तो फ्लेक्सिबल तो ठीक था, लेकिन इससे आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की वीडियो में 10 सवाल ही बहुत है भाई, क्योंकि मैंने इनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से दिया है आज, क्लियर है। तो आज की क्लास को तो हम यही छोड़ेंगे, और बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे जरूरत नहीं है कि आप लाइक करो, कभी मत करो भाई, कोई जरूरत नहीं है। आप सब्सक्राइब करो, कतई मत करो, कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ इतने समझदार बन जाओ कि क्लास मत छोड़ो, जिस दिन पेपर होगा उस दिन फिर पछताओगे। इस वजह से क्लास को लेते रहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।